मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है जनाब, पंखों से कुछ नहीं होता है जनाब, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार, कंपटीशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर मैं मुलायम सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ाने वाले पार्ट 3 है परसेंटेज का, मैथ का परसेंटेज पार्ट 3, जो कि सवाल नंबर यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से, और आपका समय बिना बर्बाद किए हुए आपको ले चलते हैं सवाल पर। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स। तो देखते हैं पहला सवाल हमारा है, यदि एक परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल और 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं, यदि उनमें 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। तो ऐसे में हम कैसे लगाएंगे, देखिए 60% छात्र, हम एक वेन ग्राफ द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मतलब ये हिंदी का हो गया और ये हो गया संस्कृत का। हिंदी को एच से लिख लेते हैं, संस्कृत को एस से लिख लेते हैं। अब देख लेते हैं इसमें 60% क्या हिंदी में है और संस्कृत में कितने हैं 45%। पहली बात तो हमें ये देखना है कि अगर नहीं है क्या, अगर मतलब ये तीनों की कंडीशन एक ही होनी चाहिए। अगर 45% ये भी हिंदी में सफल हैं और हिंदी में कितने हैं 60% सफल और 45% कितने हैं संस्कृत में, तो तीनों जो है सफल सफल के होने चाहिए या असफल असफल होना चाहिए। मतलब तीनों में कंडीशन जो है एक ही होनी चाहिए। हम देख लेते हैं कि 60% सफल कितने हुए, ठीक है, हिंदी में, और 45% कितने हुए संस्कृत में, और 25% दोनों विषयों में सफल हुए। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि तीनों की जो है सफल सफल की कंडीशन है। तो बस डायरेक्ट हम रख लेते हैं कि अगर हम देख लें कि 60% हिंदी में, 60% हिंदी में रख लिए हमने, और देखते हैं कि 25% संस्कृत में, तो 25% हमने संस्कृत में रख लिए। अब बात एक बताइए, और इसने ये कहा है कि 25% छात्र जो है दोनों विषयों में, तो 25% को हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। अब 25% जो छात्र हैं वो दोनों विषयों में रहे। अगर हम बात करें हिंदी में जो है 60% है, अगर हिंदी में 60% हुए हैं तो कुछ जो छात्र ऐसे होंगे जो हिंदी में भी फेल हुए होंगे और संस्कृत में भी फेल हुए होंगे। तो वो 25% छात्र कितने हैं, इसमें 45% है, संस्कृत वाले में 45 है, यहाँ गलती लिख दी। तो 60% कितने हुए, 60% जो हिंदी में है, केवल हिंदी में नहीं है, हिंदी में उसमें वो भी शामिल हुए होंगे जो संस्कृत में फेल हैं। तो संस्कृत में कितने हैं 25, जो कि हिंदी और संस्कृत दोनों में है। तो अगर हम बात करें केवल हिंदी में, तो 60 में से 65 को घटा दीजिए, 25 को घटा दीजिए, कितने बचेगा हमारे पास 35। कितना बचेगा 35%। तो ये हमारा है संस्कृत वाला 35%, ठीक है। 25% दोनों में है। अगर हम बात करें केवल संस्कृत में कितने पास हुए हैं, तो संस्कृत में अगर 45 में से 25% ऐसे हुए होंगे जो हिंदी में भी होंगे, तो 45 में से 25% अगर हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 20। अब बात करें कि 20% जो केवल हैं वो काय में पास हुए हैं संस्कृत में, और हिंदी में केवल जो पास हुए हैं वो 35% हैं, और जो दोनों विषयों में पास हुए हैं वो कितने हैं 25%। अगर हम तीनों को जोड़ लेते हैं तो 35% प्लस 20% प्लस और प्लस 25% दोनों वालों में, तो टोटल जो पास होने की मतलब सफल होने की कितनी है कंडीशन, 35 और 25 60, और 60 और 20 80% जो छात्र हुए हैं वो सफल हुए। कैसे हुए, सफल। अब वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। परसेंटेज हमारा कितने माने 100 का, अगर 100% में 80% छात्र जो है सफल हुए तो असफल कितने हुए 20% छात्र असफल हुए। कितने हुए 20% छात्र असफल हुए, ठीक है। तो 20% छात्र असफल हुए। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। एक विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल और 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते। अब यहाँ पर देखना है कि तीनों की कंडीशन एक ही होनी चाहिए, या तो ना खेलें या तो खेलें। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि 50% फुटबॉल खेलते हैं, 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते हैं। तो हम दोनों में वो निकाल लेते हैं जो खेल खेलते ही नहीं हैं। हम इधर निकाल लेते हैं फुटबॉल का, एक वेन डायग्राम बनते हैं, एक बनाते हैं क्रिकेट का। क्रिकेट को कैसे लिख लेते हैं सी से, कितना लिख लो सी से लिख लो, और इसको लिख लो
विद्यालय में फुटबॉल को एफ से लिख लेते हैं, ठीक है। 40% फुटबॉल खेलते हैं, मतलब जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं उनको लिख लेते हैं, मगर 40% अगर फुटबॉल खेलते हैं, नहीं खेलते कितने, फुटबॉल नहीं खेलते हैं, 60% जो है फुटबॉल नहीं खेलते हैं। अब बात करते हैं कि क्रिकेट कितने खेलते हैं 50%, तो क्रिकेट नहीं खेलते हैं कितने हो गए 50%। भाई 50, 100 में से 50 जाएगा 50%। और जो कोई भी नहीं खेलते हैं वो कितने हो गए 18%। अब बात ध्यान सुनिएगा, हमने अब निकाली कि जो कोई खेल खेलते नहीं है उनकी वैल्यू बात कर रहे हैं, मतलब 40% रह गए जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, 60% रह गए जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, 50% रह गए जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, और 18% रह गए जो कि कोई खेल नहीं खेलते हैं। तो तीनों कंडीशन आपने एक से निकाल ली। बस क्या करना है, 60% जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, इनमें से ऐसे भी छात्र होंगे जो दोनों खेल नहीं खेलते होंगे, तो 60 माइनस 18 वो कितना बचेगा हमारा, 60 में से अगर 18 निकाल देते हैं हम, तुम्हारा बचेगा 42, कितना 42%। अब बात करते हैं 50 में से अगर 18 जाएगा, क्योंकि जो ऐसे भी विद्यार्थी 50 में से होंगे जो दोनों खेल नहीं खेलते होंगे, तो 18 से नहीं माइनस होगा, तो 50 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 32%। तो हम देखते हैं कि जो अब बात करते हैं 12% जो है वो 42% जो है वो फुटबॉल में कोई फुटबॉल नहीं खेलते हैं, मतलब केवल फुटबॉल नहीं खेलते हैं, और 32% ऐसे हैं जो कि क्रिकेट ही नहीं खेलते हैं। क्या नहीं खेलते हैं, क्रिकेट ही नहीं खेलते हैं। और 18% ऐसे हैं कि जो कि दोनों नहीं खेलते हैं, 18% ऐसे हैं कि दोनों नहीं खेलते हैं। तो टोटल ना खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 2 2 4 और 8 4 12 की, 2 2 4 और 8 12 की 2, हाथ लगा 1, 3 4 7 और 1 8 1 9, 92%। एक बार फिर से 4 3 7 और 1 8, ठीक है, 8 2 10 और 2 12, सही है 92%। 92% ऐसे छात्र हैं जो कोई खेल नहीं खेलते हैं। अब बात है कितने परसेंट छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो ऐसे कितने परसेंट, भाई 100 का परसेंट होता है, तो जो कोई खेल नहीं खेलते हैं वो कितने हो गए 92, तो कोई जो दोनों खेल खेलते हैं तो 8% होगा, कितने वाले होगा 8%। नए सवाल पर चलते हैं। एक उम्मीदवार को एक चुनाव में 40% वोट मिले, कितने वोट मिले 40%, और दूसरे उम्मीदवार को 292 वोटों से हार गया, तो चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या क्या है, लगाइए इसको, कैसे लगाएंगे आप देखिए। एक उम्मीदवार को एक चुनाव में 40% वोट मिले, मतलब दो एक उम्मीदवार एक चुनाव था उसमें 2 प्रत्याशी खड़े हुए, एक प्रत्याशी को 40% वोट मिले, लेकिन और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार गया, दूसरे वाले को वोट मिले होंगे कुछ और उनसे वो हार गया, तो कितने वोट, तो हम मान लेते हैं कि वोटों की संख्या टोटल 100% रही होगी। अब 40% तो इन्हें महाशय को मिल गए, एक प्रत्याशी को, दूसरे को कितने मिले होंगे 60%, ठीक है। अब भाई 40% वाला हार ही जाएगा, दूसरे को 60% मिले हैं। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो कंपेयरिंग में कितना हारा 20%, लेकिन वो कह रहा 20 नहीं आ रहा, 20% मतलब अगर हम यहाँ मान लें तो 20 वोटों से हार रहा है, तो उसको वोट मगर हम 100 वोट मान लें, 100 वोट में 40% उसके हो गए और 60 इसके हो गए, तो 40 20 60। अगर हम देखते हैं कि दोनों में कितनी वोटों की तुलना है, 20 वोटों से आ रहा है ये वाला प्रत्याशी जिसको 40% वोट मिले, लेकिन वो ये कह रहा है 20 वोटों से नहीं आ रहा, कितने वोटों से आ रहा है 298 वोटों से, 298 वोटों से। और उसमें चुनाव में डाले गए वोटों संख्या, चुनाव में डाले गए वोट संख्या 100 मान ली हमने, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। 100 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 5 का गुणा इधर और 5 का गुणा इधर, तो 20 पंचे 100, 100 की वैल्यू कितनी आएगी 5 8 40 और 5 9 45 और 4 49, हाथ से लगा 4, 5 दूनी 10, 4 1490। तो वोट सभी डाले गए, पूरे वोट कितने थे 1490। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक करें। और एक सवाल और है, ये आपको बताते हैं, देखिए दो भी और है। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, कितने मतदाताओं ने मत नहीं डाले 8% ने। भाई अगर हम परसेंटेज पूरा 100 का मान लें, कितना मान लें 100, और 100 में 8% ने नहीं डाले तो कितने लोगों ने डाले होंगे 92%। तो 92% ने अगर वोट डाले हैं, नहीं डाले 8% ने मत नहीं डाले, तो डाले कितने लोगों ने होंगे 92% लोगों ने, ठीक है। चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, कितने हैं 2 उम्मीदवार, जिनमें से विजेता को 48% वोट मिल जाते हैं। अब भाई जो हमारे 100% वोट थे, उस 100% में से 48% तो मिल गए किसको, एक विजेता को, मतलब 100% का 48% मिला है,
तो 48% अगर हम इसमें 92 में से निकालेंगे तो 48% तो इसको मिल गया। अब रही बचे कितने रहिए 4 और इधर बचेंगे 8 में से 4 जाएंगे 44%। ठीक है, उसको मिले 48%, इसको मिल गया 44%। अब वह कहता है कि वह 1100 वोटों से विजयी हुआ, कौन सा 48% वाला। लेकिन अगर इसके अनुसार देखा जाए तो वह सिर्फ 4 वोटों से विजयी हो रहा है। कितने वोटों से 4 वोटों से, लेकिन वो कह रहा है कितने 1100 वोटों से। ये 4 वैल्यू कितनी है 1100। हमें निकालना क्या है चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या। तो चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी 100। तो 100 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप 25 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, 25 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 25 चक्कू ये 100 हो जाएगा। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी 100 की वैल्यू आ जाएगी 25 से कम 25, मतलब डबल जीरो पहले ये रख लेते हैं, और 25 से कम 25 और 25 2 27। तो 27,500 वोट कितने आ जाएंगे 27,500 वोट आ जाएंगे। ठीक है, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27,500। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका परसेंटेज का। एक चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो व्यक्ति को 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का आरंभिक मूल्य क्या था, आइए देखते हैं। मान लेते हैं चीनी का पहले मूल्य 100 रहा होगा। क्या रहा होगा 100। अब 100 में 20% की कमी हो गई, तो 20% की कमी हुई तो कितने में बचे 80। अब ध्यान सुनिएगा, जो हमारा अगर ये मान लें ये प्रारंभिक खपत है और ये है बाद वाली खपत, इन दोनों में रेशुए निकाल लेते हैं। मतलब ये हमारी खपत की जो अनुपात निकालेंगे उसका खपत निकालेंगे। तो प्रारंभिक खपत हमारी क्या हो जाएगी ये 80:100। तो इस बिंदु 4 दूनी 8 दो पंचे 4 की 8 2 पंचे 10, तो 4:5 आ जाएगी। क्या आएगी 4:5। मतलब वो पहले 4 खाता था, अब कितने, मतलब वो 4 पहले खाता था, अब कितने खाने लगा 5। तो वह मतलब पहले वो 4 किलो खरीद के लाता था, पहले कितनी खरीद के लाता था 4 किलो, अब कितने खरीद लाने लगा 5। तो पहले से कितनी ज़्यादा खरीद ला 1, लेकिन वो ये करा 1 नहीं खरीद लाता है, कितने खरीद लाता है 500 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब आधा किलो, 1 की वैल्यू कितनी होगी आधा किलोग्राम। ठीक है, तो 1 की वैल्यू आधा किलोग्राम। अब वो ये कह रहा है कि चीनी का आरंभिक मूल्य क्या था। अगर 36 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी खरीद, मतलब 36 रुपये की चीनी खरीद लाता था, तो उसका आरंभिक मूल्य क्या था। पहले हम जान तो लेते हैं कि आरंभ में कितनी खरीद लाता था चीनी। अगर 1 की वैल्यू 1/2 है तो आरंभ में वो 4 किलो लिया था, तो मतलब 4 की वैल्यू क्या होगी 4 की वैल्यू होगी 4 में गुणे 1/2, तो 2 दूनी 4, मतलब 2 रुपया प्रति किलोग्राम। कितनी 2, और वह कितने है नहीं 2, मतलब 2 1 4 वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब वो 36 में खरीद आता था, कितने में 36, तो 36 में कितनी खरीद लाएगा 36 रुपये में, मतलब 2 के हिसाब से खरीद लाएगा। 2 के भाग देंगे 18, तो 18 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदेगा। कितने खरीदेगा 18 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से। ठीक है, तो ये था आपका सवाल। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।